चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो हर पल हर सेकंड हमारे चारों तरफ चल रहा है पर हम उसे देख नहीं पाते। ये सफर है पानी का। कैसे वो गैस बनकर आसमान में जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश बनकर वापस हम तक लौट आता है। तो तैयार हो जाइए इस अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरने के लिए। ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब हमें मौसम के सबसे मजेदार विज्ञान की ओर ले जाता है। आखिर ये कैसे होता है कि जो पानी हमें दिखाई तक नहीं देता वो अचानक दिखने वाले बादलों में बदल जाता है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस पानी से जो हमें दिखता नहीं है। वो पानी जो हर सांस के साथ हमारे अंदर बाहर जाता है। इसी को हम कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। सच कहूं तो ये हमारे सिर के ऊपर बहने वाली एक बहुत बड़ी अनदेखी नदी जैसी है जो पूरे प्लैनेट को जिंदा रखे हुए है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में गैस के रूप में मौजूद पानी। अब आप सोचेंगे 0 से 4% ही तो है, ये कितना ही होगा। पर मौसम की हर बड़ी घटना, चाहे वो भयंकर तूफान हो या फिर सूखा, उसके पीछे इसी का हाथ होता है। और ये आता कहाँ से है? महासागरों और पौधों से। अब यहाँ दो चीजें हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि हवा के एक हिस्से में असल में कितना पानी है, जैसे एक ग्लास में कितना पानी है। वहीं सापेक्ष आर्द्रता ये बताती है कि वो ग्लास अपनी पूरी क्षमता का कितना प्रतिशत भरा हुआ है। और मजे की बात यह है कि गर्म हवा ज्यादा पानी सोख सकती है, मतलब उसका ग्लास बड़ा होता है। और फिर आता है ओसांग या ड्यू पॉइंट। ये वो मैजिक टेम्परेचर है, वो टिपिंग पॉइंट है। सोचिए कि हवा एक स्पंज की तरह है। जब तापमान ओसांग तक गिरता है तो वो स्पंज पानी से पूरी तरह भीग जाता है, मतलब 100% भर जाता है। अब अगर एक बूंद भी ज्यादा पानी आया तो वो बाहर छलक जाएगा और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो अब जब हमारी हवा पानी से पूरी तरह भर चुकी है तो एक कमाल की प्रक्रिया होती है। जो पानी अब तक अदृश्य गैस था वो अब हमें दिखने लगता है, और इसी प्रक्रिया का नाम है संघनन। तो संघनन के पीछे का जो मेन हीरो है वो है ठंडक। जैसे ही गर्म नमी वाली हवा ठंडी होती है, पानी को पकड़कर रखने की उसकी ताकत कम हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गैस से पानी की बूंदों में बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रिज से निकली ठंडी बोतल पर बाहर से पानी की बूंदें जम जाती हैं। लेकिन एक मिनट, ये जलवाष्प पानी की बूंद में बदलता कैसे है? मतलब हवा में ये किस चीज से चिपकता है? यही काम आते हैं हवा में तैरते धूल, धुएं और नमक के छोटे छोटे कण। ये उन बीजों की तरह काम करते हैं जिनके चारों तरफ पानी की बूंदें अपना घर बनाती हैं। इनके बिना बादल बनना प्रायः नामुमकिन है। और पता है, ये संघनन सिर्फ आसमान में नहीं होता, इसे तो हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। सुबह सुबह घास पर चमकती ओस की बूंदें, सर्दियों में पत्तियों पर जमी हुई पाला या तुषार, और वो घना कोहरा जिसमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, ये सब संघनन के ही तो रूप हैं। और जब यही संघनन की प्रक्रिया बहुत बहुत ऊंचाई पर होती है तो बनती है प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक, बादल। तो असल में बादल है क्या? कुछ नहीं, बस हवा में तैरती हुई पानी की अरबों खरबों छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के कणों का एक झुंड। ये इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ साथ तैरते रहते हैं, सचमुच आसमान में तैरते हुए महल जैसे। वैसे तो बादल कई तरह के होते हैं, पर मोटे तौर पर इन्हें 4 परिवारों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊंचे होते हैं पक्षाब बादल, जो किसी पक्षी के पंख जैसे दिखते हैं। बीच की ऊंचाई पर मिलते हैं कपासी बादल, जो रुई के ढेर जैसे लगते हैं और अक्सर साफ मौसम का संकेत होते हैं। सबसे नीचे होते हैं स्तरी बादल, जो आसमान में एक स्लेटी चादर की तरह फैल जाते हैं। और फिर आते हैं वर्षा मेघ, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है गहरे काले रंग के होते हैं और बारिश लाते हैं। ये देखिए, ये है कपासी बादल। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे ये रुई के गोलों की तरह दिख रहे हैं और नीचे से एकदम चपटे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि आज का दिन अच्छा और साफ रहेगा। तो पानी का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। बादलों के अंदर पानी की बूंदें लगातार एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं और धीरे धीरे बड़ी और भारी होती जाती हैं। और फिर एक पल ऐसा आता है जब हवा उन्हें और नहीं संभाल पाती।
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। सीधी सी बात है, जब पानी की बूंदों का वजन हवा के धक्के से ज्यादा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और वो नीचे गिरने लगती हैं। और ये वर्षण भी कई अलग अलग शक्लों में हम तक पहुंचता है। जब ये पानी की बूंदों के रूप में गिरता है तो हम उसे बारिश कहते हैं। अगर तापमान 0 से नीचे हो तो ये बर्फ बनकर गिरता है, जिसे हम हिमपात कहते हैं। और कभी-कभी ये सहिम वृष्टि या ओलों की शक्ल में भी धरती पर आता है। जमीन की बनावट का बारिश पर बहुत बड़ा असर होता है। सोचिए, नमी से भरी हवा बह रही है और सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। जैसे वो ऊपर उठती है, वो ठंडी हो जाती है और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में पहाड़ की एक तरफ गिरा देती है। जब तक हवा पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचती है, वो एकदम सूखी हो चुकी होती है और वहां बन जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। और ये जो हमने अभी एक पहाड़ के लेवल पर समझा, यही चीज पूरी दुनिया में बारिश के पैटर्न को तय करती है। चलिए जरा देखते हैं कि पूरी दुनिया में पानी कहाँ-कहाँ और कितना बरसता है। कुछ सिंपल से नियम हैं। समुद्र के ऊपर जाहिर है ज्यादा बारिश होगी क्योंकि पानी का सोर्स वहीं है। भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, बारिश कम होती जाती है। यही वजह है कि तटीय इलाकों में अंदर के इलाकों से ज्यादा बारिश होती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे भूमध्य रेखा के पास, हर साल इतनी बारिश होती है। ये भारत की औसत सालाना बारिश से लगभग दोगुनी है। इससे पता चलता है कि पानी का ये चक्र दुनिया में कितनी अलग अलग तरह से काम करता है। तो ये था पानी का पूरा सफर, कैसे वो भाप बनता है, बादल बनता है और फिर वापस जमीन पर लौट आता है। ये पूरा का पूरा साइकिल ही तो है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारा बदलता हुआ क्लाइमेट इस नाजुक संतुलन पर क्या असर डाल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।